हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बेतुके तर्क के आधार पर यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले तो यह संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें और अधिक स्पष्ट की हैं। देखो, न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि चिल्ड्रेन ऑफ दोज हु अक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप कांट रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 82 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। भारत के नागरिकता अधिनियम के तहत जो धारा 8(2) है, इसके आधार पर वैसे बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती जिनके माता पिता ने विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली है। सिंपल, समझ में आई बात या नहीं समझे? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मेरे माता पिता ने फ्रांस की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली और अब मैं चाहूं कि भाई मैं भारत की नागरिकता प्राप्त करूं, तो फिर मुझसे पूछा यह जाएगा कि अच्छा बच्चा, ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा ने जब फ्रांस की नागरिकता प्राप्त कर ली थी तो क्या उससे पहले उन्होंने भारत की नागरिकता त्यागी थी या फिर बिना भारत की नागरिकता त्यागे ही वो स्वेच्छा से फ्रांस के नागरिक बन गए थे? बताना जरा। तो फिर मैं ये तहकीकात करूंगा कि भाई पहले उन्होंने भारत की नागरिकता त्यागी भी थी या नहीं त्यागी थी, क्योंकि पेच यहीं पर है। और इसी संदर्भ में जो ये सेक्शन 82 है ना, ये खतरनाक है। इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि नागरिकता के बारे में और अधिक यदि डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय सर ने नागरिकता के बारे में, नागरिकता अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है पॉलिटी की कक्षा में, आप उसे देख सकते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ खास एंगल दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उस पर हम लोग बातचीत करें और इसके आधार पर जो नागरिकता से संबंधित पहलू हैं उसको समझें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सामने मेगा फेस्टिव सेल चल रहा है और दीपावली का मौसम शुरू हो चुका है। आप यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2026 को लेकर के आप टारगेटेड हैं, आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें और आपका आगे आने वाला जो समय है वो बेहतर तरीके से दिवाली का उत्सव मनाएं, दिवाली में धूमधाम से आप 2026 को एंजॉय करें, तो फिर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं जिसकी शुरुआत कल से सुबह में 8 बजे से हो रही है। इसके जरिए आप अपने जीएस की पूरी तैयारी बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। इसके जरिए आप पीटी और मेंस में जो अभ्यास की व्यवस्था है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जरिए आप सीसेट और निबंध की कक्षाएं कर सकते हैं और जीएस के संपूर्ण पेपर को एक बेहतर प्लान के साथ कवर कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपकी जो जीएस की तैयारी है इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप पीटी और मेंस के स्तर पर जो आपका अपीयरेंस होगा वो बेहतर होगा और आप परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बैच आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 26,999 रुपए में राइट नाउ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेगा फेस्टिवल सेल चल रहा है, इसलिए जो अभी फी है इसमें बहुत ही अधिक डिस्काउंट आपको मिल रहा है और इसी के जरिए आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बात हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। क्या मामला है, मैंने आपको ब्रीफ किया था अभी। धारा 8(2) के आधार पर नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जा सकता यदि किसी ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता धारण की हो। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता धारण की हो, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? धारा 8(2), और यह धारा 8(2) किससे संबंधित है? नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित है। ठीक है, अब देखो इसको और थोड़ा विस्तार से समझो। ये मैंने एक व्यक्ति की तस्वीर बनाने की कोशिश की है, ज्यादा अच्छी तस्वीर तो नहीं है। इसका नाम है प्रणव श्रीनिवासन। ठीक है, और यह जो व्यक्ति है यह सिंगापुर में रहता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सिंगापुर में इसके माता पिता पहले से रह रहे थे और इसके माता पिता ने
क्या किया कि सिंगापुर में गए, वहीं रहने लगे और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जाइए नागरिकता प्राप्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगापुर की नागरिकता तो प्राप्त कर ली, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता को त्यागा नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड कि उन्होंने भारत की नागरिकता को त्यागे बिना सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर ली। तो आपको क्या लगता है, उनकी भारत की नागरिकता बनी रहनी चाहिए या खारिज हो जानी चाहिए? भारत की नागरिकता उनकी ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो गई, वो शून्य हो गई, वह खारिज हो गई, समाप्त हो गई ऑटोमेटिकली। वो ये तर्क दे सकते हैं कि अरे हमने भारत की नागरिकता तो त्यागी नहीं, लेकिन उनके अगेंस्ट में तर्क ये रहेगा कि भाई साहब आपने सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर ली स्वेच्छा से, तो ये हो ही नहीं सकता कि अब आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। भाई भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता तो दूर की कौड़ी है ना। तो यहां पर यही मामला फंस गया। तो सिंगापुर की नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली और इसी के माध्यम से यह तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि हमारे माता पिता भारत में रहे थे तो हमें धारा 8(2) के आधार पर नागरिकता मिले। सर्वोच्च न्यायालय ने यहीं पर कहा कि सावधानी से समझो, तुम्हारे माता पिता भारत में रहे थे, वो भारत के नागरिक थे, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर ली तो उन्होंने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा? उन्होंने भारत की नागरिकता पहले क्यों नहीं त्यागी? उनको ऐसा करना चाहिए था। यदि उन्होंने भारत की नागरिकता पहले त्याग दी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो इसी के संदर्भ में यहां पर यह बातें कही जा रही हैं। दो अन्य तर्क भी दिए गए हैं। एक तर्क इसमें यह कहा जा रहा है कि ठीक है, आप धारा 8(2) के तहत नागरिकता नहीं दीजिए, क्योंकि धारा 8(2) में जानते हो क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागी है तो फिर उसके बच्चे बाद के समय में भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी से समझिएगा कि यदि मैंने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दी होती तो मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे चाहते हैं तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लॉज है सेक्शन 8(2) में, ठीक है जी। अच्छा, जो यहां पर बातें की जा रही हैं वो ये कह रहा है कि भाई देखो, अनुच्छेद 8 के आधार पर मुझे नागरिकता दे दो। प्रणव श्रीनिवासन ने दूसरा तर्क दिया कि चलो सेक्शन 8(2) के तहत नहीं दो, भाई मेरे माता पिता ने सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त कर ली थी पहले ही, तो अब तो वो मामला चला गया, लेकिन आप मुझे अनुच्छेद 8 के आधार पर दे दो नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है साहब? इसमें यह कहता है कि कोई व्यक्ति या फिर उसके माता पिता या फिर उसके पितामह या पितामही यानी दादा या दादी या फिर उसके नाना या नानी, मातामह या मातामही, है ना, दादा या दादी और नाना या नानी, इनमें से कोई भी जिसका जन्म 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत में हुआ हो, है ना। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसमें भारत को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया था। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा तो कुछ था नहीं, 1935 की बात है। तो उस समय जिस तरीके से भारत को परिभाषित किया गया था वहां पर उनका जन्म हुआ हो तो फिर, और साथ ही वह मामूली तौर पर किसी दूसरे देश में निवास कर रहा हो तो फिर ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है ना। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर बात चल रही है 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत को परिभाषित किया गया है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति माता या पिता या पितामह पितामही, मातामह मातामही, जो ग्रैंड पेरेंट्स हम लोग अंग्रेजी में कह देते हैं, दादा दादी नाना नानी के लिए, उसी को यहाँ पर जो संविधान है उसमें इस तरीके से कहा गया है। और यदि इनका जन्म यहाँ पर हुआ हो और वह मामूली तौर पर ऑर्डिनरीली किसी दूसरे देश में रह रहा हो तो फिर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन अब देखो तर्क क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखो बेटा, तुम जो ये तर्क दे रहे हो कि इसके आधार पर हमें दे दीजिए कि भाई
प्रणव श्रीनिवासन का ये कहना है कि देखिए सर, हमारे जो दादाजी थे वो तमिलनाडु के रहने वाले थे और उनका जन्म 15 अगस्त 1947 के पहले हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखो बच्चा, यहाँ पर बात चल रही है 1935 के हिसाब से, और तुम जो तर्क दे रहे हो यह यहाँ पर लागू नहीं होता है। और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारा जन्म भारतीय संविधान के लागू होने के पहले नहीं हुआ है, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद हुआ है। तो ऐसे में तुम इस प्रावधान के तहत नागरिकता तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो प्रावधान है, ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 5 से 8 तक का जो प्रावधान है ये भारत के संविधान के लागू होने से पहले से संबंधित जो स्थितियां रही हैं उससे जुड़ी हुई है ना, न कि भारत के संविधान के लागू होने के बाद से। तो जो आप अनुच्छेद 8 का आधार दे रहे हैं वह तो यहाँ पर लागू ही नहीं होता है। आपके माता पिता का जन्म भी इनफैक्ट 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है ना, तो इसलिए आप इसका आधार दे ही नहीं सकते। क्लियर है। तीसरा जो तर्क दिया गया उसमें यह कहा गया आप धारा 5(1)(b) के आधार पर नागरिकता दे दीजिए। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें कहा गया है कि माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में जन्मे हों, और अभी मैंने आपको कहा कि भाई जो प्रणव श्रीनिवासन है इनके माता पिता में से कोई भी अविभाजित भारत में जन्म नहीं लिए थे, तो फिर इसके आधार पर इनको भारत की नागरिकता कैसे दी जा सकती है? तो ये 3 तर्क दिए गए प्रणव श्रीनिवासन के द्वारा। सेक्शन 8(2) ऑफ सिटीजनशिप एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। किस आधार पर खारिज कर दिया हम लोगों ने देखा। इसने दूसरा तर्क दिया अनुच्छेद 8, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। और तीसरा तर्क दिया सिटीजनशिप एक्ट की ही धारा 5(1)(b), और इसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब इनके पास जो विकल्प है वो ये कि भाई आप धारा 5(1)(f) के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या फिर उसके माता पिता पहले भारत के नागरिक रहे हों और बाद में उन्होंने नागरिकता त्याग दी हो, तो फिर ऐसे में वो इस आधार पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 12 माह तक भारत में रहना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा, तभी उनके आवेदन को सुना जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो एक विकल्प है ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि भाई देखो तुम इस आधार पर चाहो तो आवेदन कर सकते हो, लेकिन बाकी जो तुमने आर्गुमेंट्स दिए हैं वो आर्गुमेंट्स खारिज करते हैं, वो हो नहीं सकता। क्लियर है। ये चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने को लेकर के कई सारे अलग अलग आयाम हैं, जैसे कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भाई जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद हुआ हो तो निश्चित तौर पर भारत का नागरिक माना जा सकता है। हालांकि और भी कई सारे कंडीशंस लागू होते हैं इस पे। इसके अलावा वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान यानी नेचुरलाइजेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। लंबे समय से 20 साल 25 साल से कोई भारत में रह रहा है और किसी भी प्रकार का वह अवैध प्रवासी नहीं है, तो फिर उसको देशीयकरण के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पंजीकरण करके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसे भारत का नागरिक बनाया जा सकता है ना। इसके अलावा राज्य क्षेत्र के शामिल होने पर मान लीजिए कि भारत में कोई XYZ राज्य क्षेत्र को शामिल कर लिया गया और उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो फिर भारत के नागरिक माने जाने चाहिए, उससे संबंधित प्रावधान को देखना होगा, है ना। तो इन सभी के माध्यम से जो नागरिकता प्राप्त करने का आधार है वो आपको याद रखना होगा। इसको विस्तार से मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि अमृत उपाध्याय सर ने इन सभी अलग अलग डायमेंशंस को विस्तार से बताया है। आप चाहें तो उसे एक नज़र देख लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। आज की चर्चा में जो महत्वपूर्ण एंगल था इस संदर्भ में वो हम लोगों ने देखा, समझा, जाना। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कुछ तर्क दिया है और इस तर्क के पीछे के जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उसको भी हम लोगों ने विस्तार से समझा। आगे मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप P2I 2026 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस बैच के अंतर्गत 21 अक्टूबर से यानी कल से सुबह में 8 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 26,999 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में मेगा फेस्टिव सेल चल रहा है, इसके माध्यम से आप बहुत ही अफोर्डेबल फी में
इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके जरिए आप अपनी जीएस की तैयारी और शानदार तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।